हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक है वो है पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जन्म। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि वास्तव में अनिषेक जन्म क्या होता है। जनरली अगर देखा जाए तो जो जीव होते हैं वह जीव, जो नया जीव आता है वह एग के फर्टिलाइज, अंडा जो होता है वह फर्टिलाइज होता है। मतलब जो एग है उसको क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है। फलस्वरूप क्या होता है, जायगोट बनता है, इगुमनज का निर्माण होता है। और फिर इगुमनज में लगातार विभाजन होता रहता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और इस तरह से मतलब भ्रूण विकसित होता जाता है। भ्रूण का निर्माण हुआ और भ्रूण क्या होगा, विकसित होता जाएगा। लास्ट में क्या होता है, नया जीव बनता है। सामान्यतः जीव में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है नए जीव को उत्पन्न करने की। अनिषेक जन्म भी नए जीव को उत्पन्न करने की ही प्रक्रिया है, जिसमें होता क्या है कि जो एग होता है यानी कि मादा युग्मक जिसको कहते हैं, वह युग्मक बिना निषेचित हुए यानी कि बिना निषेचित हुए नए जीव को उत्पन्न कर देता है। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, अनिषेक जन्म। यहाँ पे क्लियर हुआ। अनिषेक जन्म मतलब जैसे यहाँ पर जो स्पर्म है, ये स्पर्म फर्टिलाइज ना करे, जो नर युग्मक है वो अंडाणु को निषेचित ना करे, ये अंडाणु बिना निषेचन के, बिना निषेचन क्रिया के ही नया जीव उत्पन्न कर दे, तो ऐसी प्रक्रिया को अनिषेक जन्म बोलते हैं या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, उदाहरण, मतलब जिन जीवों में इस विधि द्वारा जन्म होता है उनके उदाहरण क्या हैं। एक तो है हनी बी, यहाँ पे जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन। अब यहाँ पर हम लोग को ये जान लेना है, जो ड्रोन होते हैं क्या होते हैं। आपको पता होगा मधुमक्खी का छत्ता, सभी लोग देखे होंगे। तो जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है इस तरह से, तो इसमें 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो रानी मक्खी या इसको क्वीन बोलते हैं, दूसरा जो होता है नर मक्खी या इसी को ड्रोन बोलते हैं, और तीसरा होता है श्रमिक मक्खी। मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं। कौन कौन सी, रानी मक्खी, नर मक्खी और श्रमिक मक्खी। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो नर मक्खी है यह अनफर्टिलाइज्ड, जो अनिषेचित अंडा होता है उससे ये डायरेक्टली बिना निषेचन के ही ये विकसित हो जाता है। तो इसके अलावा जो यहाँ रानी श्रमिक मक्खी जो होता है वह निषेचन, कहने का मतलब जो रानी मक्खी है इसका जो काम होता है वो क्या काम होता है, केवल अंडे देने का ही काम करती है। और अंडे देने का जो ये काम करती है, तो ये जो अंडे देती है वो 2 तरह के अंडे होते हैं, एक निषेचित अंडे और दूसरा होता है अनिषेचित अंडे। निषेचित अंडे और अनिषेचित अंडे। तो जो निषेचित अंडा होता है उससे श्रमिक मक्खी विकसित होती है, श्रमिक मक्खी विकसित होती है।
जबकि जो अनिषेचित अंडा होता है उससे नर मक्खी विकसित होता है, यानी कि ड्रोन विकसित होता है। तो आपको पहले ही बताया गया अनिषेक जनन जो होता है वो क्या होता है, बिना निषेचन के, यानी कि मादा युग्मक के बिना निषेचन क्रिया के ही नए जीव को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। और यहाँ पर चूंकि अनिषेचित अंडे से नर मक्खी विकसित होती है, तो इसका मतलब कि ये किस प्रक्रिया के अंतर्गत विकसित हुआ, वो आंसर क्या होगा, वो होगा अनिषेक जनन। तो ये हो गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे रोटीफर है, वो भी अनिषेक जनन के थ्रू। इसके अलावा लिजर्ड, कुछ लिजर्ड जो होती है, छिपकलियाँ जो होती हैं, वो भी अनिषेक जनन द्वारा रिप्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी की बुक में तुर्के, ये जो है अनिषेक जनन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन क्रिया करते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में कुछ टर्म ऐसे हैं जिसको जानना जरूरी है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। वो टर्म जो है वो क्या है, देखते हैं। जो टर्म है सबसे पहला जो टर्म है वो है होमोगैमीट और आइसोगैमीट, या इसको बोलते हैं समयुग्मकी। यहाँ पे हम लोग होमोगैमीट और आइसोगैमीट या समयुग्मकी के बारे में जानेंगे। कुछ जीव क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं, यानी कि दोनों तरह के युग्मक, मतलब जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। मतलब कुछ ऐसे जीव हैं जो नर और मादा युग्मक इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार का बनाते हैं, जो क्या करते हैं कि एक जैसे होते हैं। मतलब कि उनको देखने से ये मतलब पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है, यानी कि पहचान ना किया जा सके देखने पर। तो ऐसे युग्मकों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समयुग्मकी। उदाहरण अगर देखा जाए तो क्लेमाइडोमोनास, इस तरह के क्लेमाइडोमोनास, ये इसका उदाहरण है जो इस तरह के युग्मक का निर्माण करता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही शेप साइज के बनते हैं, एक ही शेप साइज के बनाते हैं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक। तो ऐसे युग्मक को क्या बोलेंगे, समयुग्मकी। दूसरा जो है हेटेरोगैमीट्स या अनआइसोगैमीट्स भी कह सकते हैं। तो या इसको हिंदी में बोलेंगे विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि जैसे यहाँ पे नर और मादा युग्मक को हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, पता नहीं चल जाता है वैसे ही देख के कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक। उदाहरण अगर हम देखें मनुष्य के, उदाहरण जो हो जाएगा मनुष्य में, अगर नर युग्मक मादा युग्मक अगर हम देखें तो वो हम लोग तीसरे चैप्टर में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक का। तो ये मादा युग्मक इस तरह से होता है, जबकि नर युग्मक अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पे बड़े ही आसानी से इसको देख करके बताया जा सकता है कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। अगर आसानी से ये दिख रहा है कि कौन सा नर युग्मक है, मतलब दोनों की शेप साइज में भिन्नता होती है, डिफर करते हैं।
तो ऐसे गैमीट्स को, ऐसे युग्मक को बोलते हैं विषम युग्मक। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है होमोथैलिक आर मोनोसियस। होमोथैलिक आर मोनोसियस अगला जो टर्म है। यहाँ पे ये टर्म हम लोग जानेंगे, होमोथैलिक आर मोनोसियस, दूसरा हेटेरोथैलिक आर डायोसियस। यहाँ पे जो मोनोसियस का मतलब है, हिंदी मीनिंग अगर इसकी देखी जाए तो होती है द्विलिंगी। द्विलिंगी आपको पता है कि जो जीव होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं, ये भी क्लियर है, थोड़ा ये समझना है। जैसे जो नर होता है उसमें क्या होते हैं, नर जननांग, क्या मिलता है, नर जननांग। मादा जो होती है उसमें मादा जननांग होता है। नर जननांग क्या होते हैं, नर जननांग को बोलते हैं वृषण, अगर वो जंतु है तो। और अगर हम देखें पौधों के केस में तो क्या होता है, वो होता है परागकोश। परागकोश यहाँ पर चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, दोनों में मादा जननांग अंडाशय ही कहलाता है। ये पौधे में और ये हो जाएगा जंतु में। ये हो गया पौधे में, पौधे का जो होगा वो होगा परागकोश, और जो जंतु में होता है वो होता है वृषण या टेस्टिस बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नर जननांग होता है, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, उसमें क्या होंगे, नर युग्मक का निर्माण होता है, जबकि मादा जननांग में क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब अगर यहाँ पे ऐसा कोई जीव है जिसके शरीर में दोनों जननांग उपस्थित हों, एक ही जीव में दोनों जननांग उपस्थित हों, तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। क्या बोलते हैं, मोनोसियस या द्विलिंगी। क्या बोलते हैं, मोनोसियस या द्विलिंगी। उदाहरण अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, जंतु के केस में अगर हम देखें तो केचुआ, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होगा, अब पौधों में अगर देखा जाए जैसे क्या हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी द्विलिंगी जीव है। अब अगला जो है यहाँ डायोसियस, या इसका मतलब होता है एक लिंगी। एक लिंगी अगर कोई जीव ऐसा है जिसके, अगर जिन जीवों में या किसी भी जाति में अगर नर और मादा अलग अलग जीवों में मिल रहे हैं, नर और मादा जननांग अलग अलग जीवों में मिल रहे हैं, तो ऐसे जीवों को बोलते हैं एक लिंगी। उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा एस्कैरिस, इसके अलावा पपाया, ये क्या है, एक लिंगी जीव है, मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। मनुष्य भी क्या है, एक लिंगी जीव है, इनमें भी नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये टर्म क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट भी ये कंडीशन जो है वह जंतुओं के लिए होता है, और इसका मतलब भी द्विलिंगी ही होता है, द्विलिंगी होता है। उदाहरण अगर देखा जाए ये केचुआ। अगला जो है वो है मियोसाइट्स। मियोसाइट्स
साइट्स। एक टर्म ये है मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या होता है, जैसे मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 46 होती है। जैसे एक ये कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या, इसके अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक में क्या होंगे 46 या 23 जोड़, क्या होंगे 46 या 23 जोड़ होते हैं। मनुष्य में ऐसा बताया गया, अन्य जीवों में भी कुछ न कुछ गुणसूत्र होते हैं, वो भी फिक्स्ड होते हैं कि इतना इस जाति में ये गुणसूत्र होंगे। अगर वो पूरा जोड़े में प्रेजेंट है, यानी कि जोड़े में मिल रहे हैं, तो वह कंडीशन कहलाती है 2n या डिप्लॉयड। क्या कहलाती है, डिप्लॉयड या द्विगुणित कहलाती है। द्विगुणित यानी कि ये एक द्विगुणित कोशिका है। अगर गुणसूत्रों के जोड़े पूरे जोड़े उपस्थित है तो वो क्या कहलाएगी, द्विगुणित कोशिका। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इससे गैमीट्स से बने युग्मक का निर्माण हो, तो युग्मक के निर्माण में जो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी यहाँ 46 है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाएगी। एक कोशिका से 4 युग्मक का निर्माण होता है, 23 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये केवल आधा सेट क्रोमोसोम को रख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये अगुणित कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अगुणित कोशिका, ये अगुणित कोशिका कहलाएगी। तो एक ऐसा यहाँ पे जो मियोसाइट्स हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में मियोसाइट्स क्या होता है। तो मियोसाइट्स होता क्या है, द्विगुणित अगुणित क्लियर हो गया, आपको हो ही गया होगा। तो यहाँ पर जो मियोसाइट्स क्या होती है, एक ऐसी डिप्लॉयड कोशिका, मतलब एक ऐसी द्विगुणित कोशिका जो मियोसिस करके, मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करे, मियोसिस करके गैमीट्स का फॉर्मेशन कर सकती हो। तो ऐसी द्विगुणित कोशिका को मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। वास्तव में सिंपली अगर बोलें तो मियोसाइट्स होती क्या है, मियोसाइट्स एक द्विगुणित कोशिका है जो क्या करे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमीट्स का प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसी कोशिका को, ऐसी द्विगुणित कोशिका को क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलते हैं। इसके बाद एक दो टर्म और बच गए हैं। वो टर्म कौन से हैं, वो टर्म है, कौन से टर्म है, एक है ओविपेरस, ओविपेरस, और दूसरा है विविपेरस। ये दो टर्म है, ओविपेरस और विविपेरस। अब यहाँ पर दोनों टर्म जानेंगे हम लोग। आप सभी लोग पक्षी देखे होंगे, कबूतर देखे होंगे। आप वो देखते होंगे कि जो ये पक्षी होता है वो बच्चे को जन्म नहीं देता है। क्या करता है, अंडे देता है। इसके अलावा अन्य जंतु जैसे गाय है, गाय क्या करती है, अंडे नहीं देती है, क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ पर अंडे देती है कि बच्चे देती है, मतलब जो जीव है अंडा देता है या बच्चा उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, उसके आधार पर जीव दो तरह का होता है। एक तो होता है ओविपेरस, या इसको बोलते हैं
अंडयूज, और दूसरा होता है विविपाइरस, या इसको हिंदी में जरायुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरायुज। अब यहाँ पे अंड से क्लियर हो गया, अंड से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं, फिर वो अंडा निषेचित भी हो सकता है, अनिषेचित भी हो सकता है, कुछ भी। बस यहाँ पर हमें ये जानना है कि वो जीव अंडे देता है या बच्चे देता है। अगर वो अंडे दे रहा है, फिर निषेचन बाहर भी हो सकता है, या हो सकता है वो निषेचन के बाद अंडे को दिया हो, तो वो फिर क्या होगा, डेवलप हो करके फिर उससे चूजा निकलेगा, फिर वो एडल्ट होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको ऐसे जीव को बोलते हैं जो अंडे देने वाले जीव हैं, उनको ओविपाइरस और अंडयूज बोलेंगे। और जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं? जरायुज या विविपाइरस जीव। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका उदाहरण अगर देख लें, कौन से जो हैं, जैसे क्या होता है, पक्षी है, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं, पक्षी जो होते हैं। इसके अलावा मछलियाँ भी हैं, ये भी अंडे देते हैं। आपको पता होगा एम्फीबियंस या उभयचर, ये भी अंडे देते हैं। अब बच्चे देने के केस में उदाहरण अगर देखा जाए, जो बच्चे को जन्म देते हैं, तो जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी मैमल्स, ये क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है जो क्या करते हैं, कुछ एक्सेप्शन अपवाद हैं। सभी मैमल्स, सभी स्तनधारी क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। उसमें कौन सा है? जैसे एकिडिना और प्लेटिपस, ये क्या होते हैं? ये अंडे ना देकर के, बच्चे ना देकर के क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हुआ, और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में चलन पढ़ेंगे। इसके ठीक पहले आप लोगों को क्या करना है? पहला चैप्टर खूब अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अगर कोई समस्या बन रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो समस्या है उसको लिखेंगे और उसका फिर हम लोग सलूशन देंगे।